बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स बी.एड परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें सी.टी.ई.टी. और सभी राज्यों की सी.ई.टी. पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने बार बार यह मांग की थी कि भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए। इस मांग को धीरे धीरे स्वीकार किया गया और अंततः संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 2 कैबिनेट मिशन योजना 1946। मई 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की। संविधान सभा का गठन भारत के प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना था। यह सभा भारत की विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक विविधताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। 3 संविधान सभा की संरचना। कुल सदस्य प्रारंभ में 389 सदस्य प्रस्तावित थे। 292 प्रांतीय क्षेत्रों से, 93 देशी रियासतों से, 4 चीफ कमीशन्ड क्षेत्रों से। भारत विभाजन 1947 के बाद पाकिस्तान के सदस्य अलग हो गए, जिससे सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। 4 प्रमुख पदाधिकारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष। हंसराज साहनी पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कैसे बनाया गया। 1 प्रारूप समिति का गठन, ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य सदस्य कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, टी.टी. कृष्णामाचारी, निखिल चंद्र रॉय, मोहम्मद सादुल्ला, डी.टी. खेतान, बाद में बी.एल. मित्तल। 2 कार्यप्रणाली। संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान के अलग अलग पहलुओं पर विचार विमर्श किया। कुछ प्रमुख समितियां। मौलिक अधिकार समिति, चेयरमैन सरदार वल्लभभाई पटेल। संघ शक्ति समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रारूप समिति। 3 संविधान का निर्माण। संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन तक काम किया। कुल 11 सत्र आयोजित हुए। संविधान पर संघर्ष, बहस और विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, अब ये संख्या बढ़ चुकी है। 4 संविधान को अंगीकृत करना। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी एनफोर्स हुआ। यही दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। संविधान सभा ने भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण एवं जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया। एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी संविधान का निर्माण। यह न केवल भारत के राजनीतिक ढांचे की नींव बना, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को भी संरक्षित करता है। डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान को विभिन्न स्रोतों का समन्वय, फ्यूजन ऑफ वेरियस सोर्सेस कहा जाता है, क्योंकि इसे केवल भारतीय परंपराओं से नहीं, बल्कि कई देशों के संविधानों, परंपराओं एवं प्रशासनिक ढांचों से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि भारतीय संविधान बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसकी रचना भारतीय संदर्भों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों की विस्तृत विवेचना। 1. ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक स्रोत ब्रिटिश संविधान है, विशेषकर संसदीय प्रणाली से जुड़े प्रावधान। प्राप्त विशेषताएं। संसदीय शासन प्रणाली, कानून बनाने की प्रक्रिया, संसद की सर्वोच्चता, प्रधानमंत्री की पद एवं भूमिका, कैबिनेट प्रणाली, शासक का नाम मात्र प्रमुख होना, प्रेसिडेंट राजा रानी जैसा। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका से भारत ने कई आधुनिक संवैधानिक तत्वों को अपनाया है। प्राप्त विशेषताएं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का चुनाव एवं कार्यप्रणाली, लिखित संविधान। 3. आयरलैंड। भारत ने आयरलैंड से नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा ली। प्राप्त विशेषताएं। नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। 4. ऑस्ट्रेलिया। भारत की संघीय व्यवस्था और संयुक्त शक्तियों का वितरण ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। प्राप्त विशेषताएं। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, शक्तियों का विभाजन, अनुच्छेद 92, वाणिज्यिक स्वतंत्रता, राष्ट्रमंडल शब्द का प्रयोग, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय। 5. कनाडा। भारत की एकात्मक झुकाव वाली संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रेरित है। प्राप्त विशेषताएं। एकात्मक संघीय ढांचा, स्ट्रॉन्ग सेंटर, केंद्र को आपातकालीन शक्तियां, राज्यपाल की भूमिका, लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसी। 6. जर्मनी, वेमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। प्राप्त विशेषताएं। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, मौलिक अधिकारों की निलंबन प्रक्रिया। 7. जापान। प्राप्त विशेषताएं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अनुच्छेद 21। 8. दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। प्राप्त विशेषताएं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। 9. सोवियत संघ, अब रूस, यूएसएसआर। समाजवादी मूल्य और नागरिकों के कर्तव्यों की भावना यूएसएसआर से ली गई। प्राप्त विशेषताएं। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, 42वां संशोधन 1976। समाजवादी अवधारणा। 10. भारतीय परंपराएं एवं अधिनियम, अन्य घरेलू स्रोत। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे बड़ा स्रोत, लगभग 75% प्रावधान इसी से लिए गए। संघीय ढांचा, गवर्नर के अधिकार, न्यायिक प्रणाली, सार्वजनिक सेवा आयोग। 1931 का कराची प्रस्ताव, कराची रेजोल्यूशन, मौलिक अधिकारों की प्रारंभिक झलक। नेहरू रिपोर्ट 1928, मौलिक अधिकार, समानता, धर्मनिरपेक्षता की मांग। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और कठोरता, रिजिडिटी का संतुलन है। यह विभिन्न देशों की श्रेष्ठ संवैधानिक परंपराओं को अपनाकर भारत के इतिहास, समाज, संस्कृति और जरूरतों के अनुसार ढाला गया है। यह संविधान भारत की आत्मा को दर्शाता है, जिसमें वैश्विक अनुभवों और स्वदेशी चिंतन का सुंदर मिश्रण है। एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लक्षण एवं विशेषताएं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रारंभिक खंड है जो संविधान के उद्देश्यों और मूल उद्देश्य की व्याख्या करता है। इसे संविधान का मूल आदर्श भी कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों का परिचायक है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह संविधान के उद्देश्य और दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लक्षण एवं विशेषताएं। संविधान की भूमिका का संकेत। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। यह व्यक्त करती है कि संविधान भारतीय लोगों को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है जब भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। संप्रभुता, सॉवरेनिटी। प्रस्तावना में भारत की संप्रभुता का उल्लेख किया गया है, यानी भारत अपनी आंतरिक और बाहरी नीति में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। इसका अर्थ यह है कि भारत पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं है और यह अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकता है। समाजवाद, सोशलिज्म। प्रस्तावना में समाजवाद का भी उल्लेख है जो यह व्यक्त करता है कि भारत के संविधान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान अवसर देना और सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना है। समाजवाद का मतलब है कि राज्य का एक सक्रिय भूमिका होगी जो संपत्ति के वितरण में असमानता को समाप्त करेगा और प्रत्येक नागरिक को समान अवसर देगा। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात राज्य का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं होगा। सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और कर्तव्य होगा। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना समान अधिकार देना है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी धर्म किसी भी सरकार के निर्णयों में प्रमुख भूमिका नहीं निभाता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि भारत में सरकार का गठन और संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा। नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के माध्यम से लोकतंत्र में भाग लेने का अवसर मिलेगा। गणराज्य, रिपब्लिक। प्रस्तावना में यह उल्लेखित है कि भारत एक गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि वह किसी वंशानुगत पद होता है। गणराज्य का अर्थ है कि सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा चुने जाते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। प्रस्तावना में 4 मूलभूत मूल्यों का उल्लेख किया है। न्याय, जस्टिस। हर नागरिक को समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक हो। स्वतंत्रता, लिबर्टी। नागरिकों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समानता, इक्वालिटी। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं और किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भ्रातृत्व, फ्रैटर्निटी। यह लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकता है कि नागरिकों में भाईचारे और समानता की भावना हो, जिससे समाज में सौहार्दपूर्ण और समरस वातावरण बने। संविधान के उद्देश्यों का मार्गदर्शन। प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों और उसकी दिशा का मार्गदर्शन करती है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेदों का पालन करने की प्रेरणा देती है। खुलापन और स्थायित्व। प्रस्तावना भारतीय संविधान की स्थायित्व की भावना को भी दर्शाती है। यह संविधान को समय के साथ बदलते हुए भारत के समाज, संस्कृति और परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की अनुमति देती है, जबकि इसकी मूलभूत सिद्धांतों को अपरिवर्तनीय बनाए रखती है। प्रस्तावना का महत्व। आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ाव। प्रस्तावना का उद्दीपनात्मक महत्व है।
यह भारतीय नागरिकों को अपने संविधान से एक भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को प्रतिबिंब है। संविधान की प्राथमिकता। संविधान के सभी प्रावधानों की व्याख्या करते समय प्रस्तावना एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना की आलोचना विस्तृत विवरण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या मुख्य उद्देश्य की घोषणा कहा जाता है। इसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है और नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता देने की बात कही गई है। हालांकि विभिन्न विद्वानों, न्यायविदों, राजनीतिक विश्लेषकों और विचारधाराओं ने समय समय पर प्रस्तावना की आलोचना की है। प्रस्तावना की आलोचना के प्रमुख बिंदु। 1. कानूनी स्थिति पर विवाद। प्रारंभ में यह प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है या नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। लेकिन बेरुबारी केस 1960 में पहले कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इस तरह इसकी कानूनी अनिश्चितता लंबे समय तक बनी रही। 2. किसी अधिकार को लागू नहीं करती। प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कोई भी ठोस कानूनी अधिकार नहीं प्रदान करते। नागरिक किसी मौलिक अधिकार की भांति प्रस्तावना के आधार पर सीधे कोई याचिका दाखिल नहीं कर सकते। अतः यह आदर्शों की घोषणा मात्र मानी जाती है, निर्देशक सिद्धांत की तरह। 3. अत्यधिक आदर्शवादी भाषा। प्रस्तावना की भाषा अत्यधिक आदर्शवादी, नैतिकतावादी और व्यापक है। व्यावहारिक राजनीति और प्रशासन में इन सिद्धांतों को पूरी तरह लागू कर पाना कठिन होता है। जैसे बंधुता या सामाजिक न्याय को मापना और लागू करना अस्पष्ट और चुनौतीपूर्ण है। 4. समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की आलोचना। ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आलोचकों का मानना है कि समाजवादी शब्द से सरकार को एक आर्थिक ढांचे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व के लिए बाध्य करना लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या अक्सर विवादों का कारण बनती है, क्योंकि इसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। ये शब्द भारत की विविधता और बहुलतावाद को प्रतिबिंबित करने के बजाय एक विचारधारा विशेष का समर्थन करते हैं। 5. प्रस्तावना में अस्पष्टता। प्रस्तावना में प्रयुक्त कई शब्द जैसे न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, समाजवाद आदि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं। इससे न्यायिक व्याख्या में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और अलग अलग न्यायाधीश इन्हें भिन्न दृष्टिकोण से देख सकते हैं। 6. संविधान संशोधन के दायरे में प्रस्तावना। यह विवाद भी उत्पन्न हुआ कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता, भले ही प्रस्तावना को बदला जा सकता है। लेकिन इस निर्णय ने मूल संरचना सिद्धांत को जन्म दिया, जिससे प्रस्तावना की सीमाएं तय हो गईं। यह भी आलोचना का विषय रहा है। निष्कर्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के आदर्शों, उद्देश्यों और भावनाओं की घोषणा है, जो संविधान को दिशा देती है। यद्यपि इसमें कुछ व्यावहारिक सीमाएं, अस्पष्टता और राजनीतिकरण की आशंका है, फिर भी इसका सांकेतिक और नैतिक महत्व अत्यधिक है। प्रस्तावना की आलोचना इस उद्देश्य से की जाती है कि इसके माध्यम से संविधान को अधिक प्रभावशाली, व्यावहारिक और समावेशी बनाया जा सके, न कि इसे कमजोर करने के। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिएम्बल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बहुत व्यापक और गहन है।
यह संविधान की आत्मा और दिशादर्शक के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना न केवल संविधान में निहित उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना, आदर्शों और दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करती है। प्रस्तावना का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ द प्रिएम्बल। एक, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान की दृष्टि, विजन और मूल भावना, फिलॉसफी को प्रकट करती है। यह स्पष्ट करती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है और देश किन मूल्यों पर आधारित होगा। दो, संविधान के उद्देश्यों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की उस आशा और आकांक्षा को प्रकट करती है जो वे भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनाते समय रखते थे। यह बताती है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है। मूलभूत अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों की आधारशिला। प्रस्तावना में दिए गए मूल्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता न केवल मौलिक अधिकारों का आधार हैं, बल्कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की भी प्रेरणा हैं। 4, संविधान की व्याख्या में सहायक। जब संविधान के किसी प्रावधान में अस्पष्टता होती है, तो न्यायालय प्रस्तावना का सहारा लेकर उसकी व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक मामलों में प्रस्तावना को संवैधानिक मार्गदर्शक के रूप में माना है। 5, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल। प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता और समानता जैसे मूल्य भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज को एकजुट रखने में सहायक हैं। यह सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखने और उनके बीच आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश देती है। 6, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। प्रस्तावना भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनता सर्वोच्च सत्ता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की हो। 7, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि प्रस्तावना के मूल सिद्धांतों को संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। 8, संविधान को प्रारंभ करने की औपचारिक उद्घोषणा। प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक वक्तव्य, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जो इसकी औपचारिक शुरुआत करती है। हम भारत के लोग से शुरू होकर यह इस बात को दर्शाती है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक औपचारिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक भावना, मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिंब है। यह संविधान की दिशा और चरित्र को निर्धारित करती है और हर नागरिक को यह समझने में सहायता करती है कि भारत किन सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र है। कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। समवर्ती सूची और शिक्षा। भारतीय संविधान में शिक्षा का समवर्ती स्थिति, कॉन्करेंट स्टेटस का प्रावधान अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46 में किया गया है। समवर्ती सूची का तात्पर्य यह है कि शिक्षा से संबंधित विषय केंद्र और राज्य दोनों के दायरे में आते हैं और दोनों ही सरकारी स्तर पर इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। समवर्ती सूची और शिक्षा। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में कई विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। शिक्षा से संबंधित विषय इस सूची में आते हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 246 में यह स्पष्ट किया गया है कि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कानून बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 45। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। यह बच्चों के शिक्षा अधिकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
अनुच्छेद 46। यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार को प्रेरित करता है। इसके अंतर्गत इन वर्गों के लिए शिक्षा का संवर्धन और प्रोत्साहन करना अनिवार्य किया गया है। समवर्ती सूची का महत्व। केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शिक्षा से संबंधित नीतियां और कानून बनाने का समान अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय एकता शिक्षा का समवर्ती स्थिति में होना यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में शिक्षा की एक समान नीति लागू की जा सके, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। विकास में संतुलन। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा देते हैं, जिससे विभिन्न राज्यों में शिक्षा के स्तर में सामंजस्य बना रहता है। उदाहरण: भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत एक केंद्रीय दिशानिर्देश दिया, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जा रहा है। हालांकि राज्यों को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इस नीति में कुछ संशोधन करने का अधिकार है। इस प्रकार भारतीय संविधान में शिक्षा की समवर्ती स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में दोनों स्तरों की सरकारें मिलकर कार्य करें, ताकि हर नागरिक को उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन। भारत में शिक्षा से संबंधित विभिन्न नीतियां, कानून और प्रावधान हैं, जो देश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नीतियां और कानून निम्नलिखित हैं। 1. भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसका मतलब है कि शिक्षा से संबंधित कानून केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अनुच्छेद 21 यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। यह शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत आता है। अनुच्छेद 45 यह अनुच्छेद बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और केंद्र को यह निर्देश देता है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। अनुच्छेद 46 यह अनुच्छेद आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान करता है, ताकि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 29 और 30 इन अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान ने भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार दिया है। 2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE) 2009। कानूनी आधार RTE एक्ट भारत में बच्चों की शिक्षा को अधिकार के रूप में लागू किया गया। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार प्रदान करता है। मुख्य प्रावधान: निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश। सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षकों का अनुपात: एक शिक्षक को छात्रों की उचित संख्या तक सीमित करना और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। कक्षा में उचित आकार। प्रत्येक स्कूल में छात्रों के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधाएं होनी चाहिए। समाज में समावेशन। शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को समान रूप से, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक या जातीय समूह से हों, दिया जाता है। 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020। उद्देश्य: NEP 2020 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और भारत को वैश्विक मानकों के बराबर लाना है। यह नीति शैक्षिक ढांचे में लचीलापन, समावेशिता और गुणवत्ता को बढ़ावा देती है। मुख्य प्रावधान:
मूल शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालय शिक्षा को अनिवार्य करना। नई परीक्षा प्रणाली को पुनः परिभाषित किया गया है ताकि बच्चों पर कम दबाव पड़े और उनकी कक्षाओं में समझ बढ़े। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, छात्रों को अलग अलग विषयों में स्वतंत्रता दी गई है ताकि वे अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन कर सकें। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत किया गया है ताकि वे बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। 4. समान अवसर आयोग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन। यह आयोग विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। यह आयोग उन समूहों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करता है जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। 5. विद्यालय शिक्षा, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। भारत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य कक्षा 12 तक की शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाना है। सार्वजनिक और निजी विद्यालयों का विनियमन, सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में शिक्षा का स्तर समान रूप से बढ़ाना और उनमें आवश्यक मानक स्थापित करना। 6. शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीईटी। शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा का प्रावधान किया गया है ताकि केवल योग्य और प्रशिक्षित लोग ही शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर सकें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, यह संस्था देश भर में शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा मानकों को नियंत्रित करती है। 7. शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश करती है, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियां और शिक्षा ऋण की सुविधाएं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं और परियोजनाएं बनाती हैं, जैसे सार्वजनिक वित्तीय योजनाएं और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रचार। 8. विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों का योगदान। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों को अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है ताकि शिक्षा के स्तर में विविधता और गुणवत्ता आ सके। 9. उच्च शिक्षा और शोध। भारत में उच्च शिक्षा और शोध एवं विकास आरडी को बढ़ावा देने के लिए कई आयोगों और संस्थाओं का गठन किया गया है। इसमें प्रमुख संस्थाएं हैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा के लिए। 7. शिक्षा के निष्कर्ष। भारत में शिक्षा से संबंधित नीतियां, कानून और प्रावधानों का उद्देश्य समावेशिता, गुणवत्ता और समान अवसर को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चे को उचित शिक्षा प्राप्त हो, विभिन्न सरकारी और निजी पहलें मौजूद हैं। एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट्स। भारत में वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा। भारत में शिक्षा को हर नागरिक का मौलिक अधिकार माना गया है, लेकिन वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच नहीं मिल पाई है। ये वर्ग मुख्यतः अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति सेंट, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। मुख्य समस्याएं। आर्थिक तंगी, गरीबी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बाल मजदूरी में लग जाते हैं। भाषाई और सांस्कृतिक अंतर, जनजातीय और अल्पसंख्यक बच्चों को मुख्यधारा की भाषा में पढ़ने में कठिनाई होती है। सामाजिक भेदभाव, कुछ क्षेत्रों में आज भी जातिगत भेदभाव के कारण बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिलती। विद्यालयों की कमी, दूरदराज क्षेत्रों में स्कूलों और शिक्षकों की भारी कमी है।
सरकारी प्रयास। भारत सरकार ने इन वर्गों की शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मिड डे मील योजना, बच्चों को दोपहर का भोजन देकर स्कूल में बनाए रखने की कोशिश। आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां, एससी, सेंट, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान, सभी बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास। समाधान के सुझाव। स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की सुविधा। महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाना ताकि लड़कियों को प्रोत्साहन मिले। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। डिजिटल शिक्षा का प्रसार ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी पढ़ाई संभव हो। निष्कर्ष। यदि भारत को एक समावेशी और समान समाज बनाना है तो वंचित और पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की ओर भी मार्गदर्शन करती है। रिकमेंडेशन मेड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। भारत की नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली को सुधारने और उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। नीचे कुछ प्रमुख सिफारिशें दी गई हैं। 1. प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा (21) मूलभूत शिक्षा पर ध्यान। नीति में 5+3+3+4 मॉडल को अपनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा (21) को प्राथमिकता दी गई है। खेल आधारित पाठ्यक्रम, बच्चों के समग्र विकास, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक के लिए खेल आधारित और रचनात्मक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। समन्वित दृष्टिकोण, प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा ताकि बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनी रहे। 2. पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में सुधार। समग्र और बहुविध शिक्षा नीति में आलोचनात्मक सोच, सृजनात्मकता और समस्याओं का समाधान सिखाने पर जोर दिया गया है ताकि छात्र सिर्फ रटने की बजाय समझने पर ध्यान दें। विभिन्न विषयों का चयन, छात्रों को विभिन्न विषयों का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, जिससे वे विज्ञान, कला, वाणिज्य या व्यावसायिक विषयों में से अपनी रुचि के अनुसार चुन सकेंगे। मातृभाषा में शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और संभव हो तो कक्षा 8 तक इसे लागू किया जाए। 3. उच्च शिक्षा पर ध्यान। बहुविधि संस्थान, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बहुविधि शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करने की सिफारिश की गई है, जहां छात्र विभिन्न विषयों का चयन कर सकेंगे। स्वायत्त संस्थान नीति में स्वायत्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों को बढ़ावा दिया गया है जो विविध शिक्षा प्रदान कर सकें। राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, एक राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना की सिफारिश की गई है जो अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। 4. व्यावसायिक शिक्षा पर जोर। मुख्यधारा में व्यावसायिक शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाया जाएगा। कौशल विकास, छात्रों को कौशल विकास के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें उद्यमिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल साक्षरता जैसी नई क्षमताओं का विकास होगा। संकृत शिक्षा नीति में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण, हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर बल दिया गया है। 5. शिक्षा में तकनीकी सुधार। डिजिटल शिक्षा, डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग बढ़ाने की सिफारिश की गई है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर किया जा सके। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मंच स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा, छात्रों के लिए ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे, जिससे दूरस्थ इलाकों में भी शिक्षा का स्तर सुधर सके।
6. शिक्षकों की ट्रेनिंग और विकास। निरंतर प्रशिक्षण। शिक्षकों को नियमित रूप से प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक मानक (NPST) एक मानकीकरण प्रणाली के तहत शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तय किए जाएंगे। शिक्षकों को प्रोत्साहन। अच्छे शिक्षण अभ्यासों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणादायक पुरस्कार और कैरियर उन्नति की व्यवस्था की जाएगी। 7. मूल्यांकन में सुधार। कौशल आधारित मूल्यांकन। छात्रों का मूल्यांकन कौशल, समझ और समस्याओं के समाधान पर आधारित होगा, न कि केवल रटने पर। बोर्ड परीक्षाओं का नया स्वरूप। नीति में बोर्ड परीक्षाओं को पुनः संरचित करने की बात की गई है ताकि छात्रों पर तनाव कम हो और उनकी समझ पर ध्यान दिया जाए। नई मूल्यांकन पद्धतियां। नीति में नई डिजिटल मूल्यांकन पद्धतियां विकसित करने की सिफारिश की गई है। 8. समावेशी शिक्षा। पिछड़े वर्गों पर ध्यान। नीति में विशेष रूप से SC, SENT, OBC, अल्पसंख्यक और विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की बात की गई है। विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। विकलांग बच्चों के लिए समावेशी कक्षाएं और विशेष सहायक उपकरणों का प्रावधान किया जाएगा। 9. भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक शिक्षा। भारतीय भाषाओं का प्रचार। नीति में भारतीय भाषाओं, हिंदी, संस्कृत, क्षेत्रीय भाषाएं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। संस्कृति का समावेश। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को पाठ्यक्रम में समाहित करने की सिफारिश की गई है ताकि छात्र भारतीय कला, साहित्य और संगीत से परिचित हो सकें। 10. विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन। विकेंद्रीकरण। स्कूलों को स्वायत्तता देने की सिफारिश की गई है ताकि वे अपनी शैक्षिक रणनीतियां और पाठ्यक्रम खुद तैयार कर सकें। विद्यालय समूह। स्कूलों को विद्यालय समूहों या क्लस्टर्स में संगठित किया जाएगा ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और स्कूल आपस में सहयोग कर सकें। 11. शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। वैश्विक साझेदारियां। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी और सहयोग बढ़ाने की सिफारिश की गई है। विदेशी छात्रों को आकर्षित करना। नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक शिक्षा हब के रूप में स्थापित करना है जिससे विदेशी छात्र भी भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर्षित हो सकें। 12. नियामक सुधार। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण नारा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक संवेदनशील नियामक प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। सिंगल रेगुलेटरी बॉडी। सभी शैक्षिक स्तरों के लिए एक सामान्य नियामक निकाय स्थापित किया जाएगा। 13. वित्तीय सुधार। शिक्षा में अधिक निवेश। नीति में GDP का 6% शिक्षा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की गई है ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे और संसाधन उपलब्ध हों। 14. पर्यावरणीय और सतत शिक्षा। पर्यावरण जागरूकता। पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय स्थिरता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की शिक्षा दी जाएगी। स्थिरता पर ध्यान। विद्यालयों में इको फ्रेंडली प्रथाएं अपनाने पर जोर दिया जाएगा। विमेन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। भारत में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि भारत में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, फिर भी कई चुनौतियां और असमानताएं बनी हुई हैं। भारत में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर विस्तृत चर्चा निम्नलिखित है। 1. महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। प्राचीन भारत में शिक्षा। प्राचीन भारत में महिलाओं को भी शिक्षा मिलती थी, लेकिन समय के साथ यह घटती गई। मध्यकाल में विशेष रूप से मुस्लिम और हिंदू समाज में महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर सीमित हो गए। ब्रिटिश काल में बदलाव। 19वीं शताब्दी में रानी लक्ष्मीबाई, दया कौर और रोशन आरा बेगम जैसी महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधारों का हिस्सा बनी। रोमांटिक आंदोलन और अंग्रेजी शिक्षा ने महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट किया। स्वतंत्रता संग्राम और शिक्षा।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की शिक्षा पर जोर बढ़ा और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी महिलाओं को शिक्षा देने की आवश्यकता को महसूस किया। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।